हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 15 में देखिए, लेसन का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन है। एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि की क्रियाओं से जुड़ा तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी थी? विश्व बैंक के अनुसार 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1590 अमेरिकी डॉलर थी। डॉलर की जो राशि है वो भारतीय राशि से जो बात करें तुलना, तो एक डॉलर में लगभग 50, 51, 52 रुपए होता है। ये चेंज होता रहता है। आगे देखिए, वर्ष 2015 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान था? वर्ष 2015 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व में 170वां स्थान था, यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अगला प्रश्न है, जीवन की गुणवत्ता का माप किन कारकों की सहायता से तय किया जाता है? जीवन की गुणवत्ता की माप में सबसे प्रभावी जो कारक या निर्धारक कह सकते हैं अपन, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार भारत में 2014 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष थी? विश्व बैंक के अनुसार भारत में वर्ष 2014 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष थी। कितनी थी? 68 वर्ष, 68 वर्ष, यानी औसत आयु कह सकते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? चालू जननांकीय स्थितियों में एक नवजात की प्रत्याशित औसत आयु का सांख्यिकी माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कहलाता है। कहने का अर्थ है, नवजात की जो औसत आयु है, यानी कितने वर्ष व्यक्ति या नवजात जिएगा, उसकी औसत उम्र क्या है, वो क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 2011-12 में भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब थे? सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 2011-12 में भारत में 21.92% लोग गरीब थे। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि पर रोजगाररत थी? यानी स्वतंत्रता, हमारी आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय हमारे देश में कितने परसेंट लोग कृषि पर आश्रित थे? तो कितने परसेंट थे? स्वतंत्रता के समय देश के लगभग 72% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 2001 और 2011 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी रही? 2001 और 2011 के मध्य देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही थी। कितनी परसेंट रही? 17.64%, 10 वर्ष के अंतराल में। जननांकिकी किसे कहते हैं? मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीय अध्ययन जननांकिकी कहलाता है। यानी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक रूप से और सांख्यिकीय रूप से जो अध्ययन है वो जननांकिकी कहलाता है। अब बात करते हैं छिपी बेरोजगारी से। आप क्या समझते हैं? छिपी बेरोजगारी में व्यक्ति रोजगार पर लगा हुआ दिखता है, लेकिन उत्पादन में उसका योगदान लगभग शून्य होता है, यानी उत्पादन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कृषि। मान लो कृषि कार्य में किसी खेत में कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति या परिवार, जैसे एक परिवार के 4 सदस्य हैं, वो एक खेत में काम करते हैं, तो उसमें उत्पादन हुआ मान लो 20 क्विंटल गेहूं। अब यदि उससे 4 लोग एक परिवार के हैं, यदि 2 परिवार के लोग यानी 8 लोग या 10 लोग उसमें काम करें, तब भी उसमें क्या होगा? वही 20 क्विंटल उत्पादन होगा, पर केवल समय का फर्क पड़ेगा, पर उत्पादन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ही कहते हैं छिपी बेरोजगारी। यानी 4 लोग काम कर रहे हैं तब भी उत्पादन उतना है, 8 लोग काम करें या 10 लोग काम करें तब भी उत्पादन उतना है।
इन वो 6 लोगों का जो कार्य है या 4 लोगों का जो एक्स्ट्रा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, वो कहलाती है छिपी बेरोजगारी। आगे देखिए, भारत में छिपी बेरोजगारी के 2 कारण लिखे। पहला है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अत्यधिक हमारे देश में निर्भरता किस पर है? कृषि पर। अपन ने पढ़ा स्वतंत्रता के समय भारत के 75% लोग किस पर आश्रित हैं? कृषि पर है। उद्योग और सेवा क्षेत्र का धीमा विकास। उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास क्या है? धीमा विकास है, जिससे लोग अधिकतर कृषि पर आश्रित हैं। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? अभी आपने बताया, देखो उदाहरण में भी, भारत में सर्वाधिक छिपी बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में है और उसमें भी विशेषकर कृषि क्षेत्र में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जापान देश के तीव्र विकास में किसका योगदान सर्वाधिक है? जापान देश के तीव्र विकास में तकनीकी का योगदान सर्वाधिक। टेक्नोलॉजी सबसे अधिक विकसित है, जो जापान को अधिक विकसित करती है। संपूर्ण विश्व के लिए मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा तैयार की जाती है? संपूर्ण विश्व के लिए मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी कहते हैं शॉर्ट में, द्वारा तैयार की जाती है। हमारे पूरे विश्व में इनके देशों का सूचकांक जारी करके रैंक जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये एक संस्था है जो पूरे देश के क्रम सूचकांक के आधार पर निर्धारित करती है। 2015 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान था? यही जो हमने अभी बताया, सूचकांक स्थान जारी करती है। तो 2015 में जो सूचकांक था हमारा देश में, 2015 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से विश्व में 130वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 130वां। आगे देखिए, आधार संरचना से क्या तात्पर्य? आधार संरचना का तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता से है जो अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को सुगम बनाते हैं। ये उत्पादकता में वृद्धि करते हैं तथा आर्थिक विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग। ये सभी आधार संरचना है जो कि एक अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को सुगम बनाते हैं, उत्पादन में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और आर्थिक विकास करते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदू विकास दर किसे कहा था? डॉक्टर राजकृष्णा ने 1950 से 1980 के बीच जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मात्र 3.5% प्रति वर्ष रही, इसको राजकृष्णा ने हिंदू विकास दर कहा था। यानी 50 से 80 के मध्य में केवल 3.5% प्रति वर्ष विकास दर रही थी 30 वर्ष में। इसको डॉक्टर राजकृष्णा ने हिंदू विकास दर कहा था। यह प्रश्न ऐसे आ जाए, हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी थी? डॉक्टर राजकृष्णन। इसको इस प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 1991-2011 के बीच भारत की विकास दर कितनी रही? 1991 से 2011 के बीच भारत की औसत विकास दर 6.8% प्रति वर्ष रही थी। 10 साल में कितनी रही थी विकास दर? 6.8%। आगे देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में भारत की विकास दर 8% रही थी। कितने परसेंट रही थी? 8%। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार कब लागू किए गए थे? भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार जुलाई 1991 में लागू किए गए थे। विशेष ध्यान रखें, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई गई थी। आर्थिक वृद्धि दर किसे कहते हैं? वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक एवं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को आर्थिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि या राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, देश की आय में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि को हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि दर कहेंगे। आगे देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान 60% है। यानी देश की जो आमदनी है, कुल आय है, उसमें सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र को, उसका जो योगदान है लगभग 60% है। स्वतंत्रता के बाद भारत में साक्षरता दर में कितना परिवर्तन हुआ है? देखिए, स्वतंत्रता के बाद सबसे जो पहली जनगणना आती है 1951 में हुई, जब भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18.3%।
जो 2011 में बढ़कर कितनी होगी 74.04% हो गई। तो इतना इसमें परिवर्तन हुआ, 18.3 से 74.04 हो गई। लगभग कितने वर्ष में 60 वर्ष में इतनी वृद्धि हुई। आगे बात करते हैं राजकोषीय अनुशासन का क्या तात्पर्य है। देखिए, राजकोषीय अनुशासन का तात्पर्य सरकार की उन नीतियों तथा प्रयासों से है जो सरकारी घाटे तथा सरकारी ऋणों के भार को कम करने हेतु अपनाए जाते हैं। राजकोषीय शासन का मतलब समझे, सरकार की उन नीतियों और प्रयासों से है जो सरकारी घाटा, जो सरकार का घाटा है, घाटे में जो सरकार का जो ऋण है बढ़ा हुआ है तथा सरकारी ऋणों का जो भार है, लोन है सरकार पर, उसको कम करने हेतु जो नीति और नियम अपनाए जाते हैं उसको राजकोषीय अनुशासन कहते हैं, घाटे को कम करने के लिए। और आज के लिए विद्यार्थी इतना है, आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।